नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। आज हम वैश्विक कृषि और कमोडिटी बाजार की ताजा हलचलों पर गहन नजर डालेंगे, जहां इनोवेशन, जल संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल चुनौतियां सब कुछ शामिल है। 2026 की शुरुआत में कृषि क्षेत्र तकनीकी क्रांति, सस्टेनेबल मॉडल्स और आर्थिक अनिश्चितताओं से जूझ रहा है, लेकिन अवसर भी हमारे पास भरपूर हैं। चाहे वह चीन की क्रांतिकारी चावल तकनीक हो या भारत की मजबूत जीडीपी ग्रोथ। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस क्या कहती हैं और क्या बताती हैं। तो पहली खबर है चीन की क्रांतिकारी क्लोन हाइब्रिड चावल तकनीक, अपोमिक्सिस से किसानों को महंगे बीजों से मुक्ति। आंध्र प्रदेश की स्मार्ट माइक्रो इरिगेशन पहल, एआई और ऑटोमेशन से जल संरक्षण और उत्पादकता में बूस्ट। उत्तराखंड में सी बकथॉर्न की संगठित खेती, रीप प्रोजेक्ट से ग्रामीण आय और पर्यावरण संरक्षण। बांग्लादेश का रिकॉर्ड खाद्यान्न स्टॉक 2 मिलियन टन से अधिक, क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा मजबूत। ट्रंप का टैरिफ थ्रेट, रूसी तेल आयात पर भारत को 500% तक ड्यूटी का खतरा। भारत की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 7.4% का मजबूत अनुमान, सर्विस सेक्टर की अगुवाई में। तो अब चलिए विस्तार से देखते हैं इन खबरों का विश्लेषण। आज की सबसे बड़ी कृषि से जुड़ी खबर चीन से। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा क्रांतिकारी चावल विकसित किया है जो खुद अपने बीजों से अपनी एग्जैक्ट रेप्लिका बना सकता है। यह क्लोन हाइब्रिड चावल दुनिया में पहली बार अपोमिक्सिस तकनीक पर आधारित है, जो किसानों को हर साल महंगे बीज खरीदने से मुक्ति देगा। इस तकनीक में एक ऐसे जीन का उपयोग किया गया है जो हाइब्रिड चावल की उच्च उपज को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। पारंपरिक चावल से 20 से 30% अधिक उत्पादन देने वाला यह चावल वैश्विक कृषि को बदल सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 में 828 मिलियन लोग भुखमरी से जूझ रहे थे। यह तकनीक उन क्षेत्रों में जैसे अफ्रीका में, जहां सूखा आम बात है, उपज को 40% तक बढ़ा सकती है। आर्थिक रूप से यदि हम देखें तो हाइब्रिड चावल वैश्विक उत्पादन का 20% है। इस क्लोनिंग से बीज की लागत आधी हो सकती है, जिससे विकासशील देशों के किसानों की आय 15 से 25% तक बढ़ जाएगी। लेकिन जियोपॉलिटिकल दृष्टि से चीन की यह सफलता उसकी खाद्य सुरक्षा में नेतृत्व को मजबूत करती है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अफ्रीका में यह तकनीकी निर्यात कर चीन अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। हालांकि पेटेंट के मुद्दों से विश्व व्यापार संगठन में विवाद भी हो सकता है। पर्यावरण की यदि हम बात करें तो कम पानी वाली यह किस्म जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेगी। 2030 तक वैश्विक चावल उत्पादन 10% तक बढ़ सकता है, लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे यूरोपीय संघ में जीएमओ फसलों पर प्रतिबंध है और जलवायु अनुकूलन की जरूरत है। भारत को अपनी कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से ऐसी तकनीकों में निवेश बढ़ाना चाहिए। यह खबर हमें बताती है कि विज्ञान किसानों की जिंदगी बदल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंध्र प्रदेश में स्मार्ट कृषि और माइक्रो इरिगेशन की उस महत्वाकांक्षी पहल की, जो राज्य की कृषि व्यवस्था को न केवल आधुनिक बना रही है, बल्कि जल संरक्षण, उत्पादकता और किसान कल्याण के नए मानक भी स्थापित कर रही है। यह पहल केवल एक योजना नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और जल संकट के दौर में कृषि की दिशा बदलने वाली रणनीति है। कृषि मंत्री किंजराप्पू अथवाचन नायडू के नेतृत्व में शुरू की गई ये ऑटोमेशन आधारित माइक्रो इरिगेशन व्यवस्था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हर बूंद अधिक आय की अवधारणा को साकार कर रही है। विश्लेषण की अगर हम शुरुआत करते हैं तो तकनीकी आयाम से पहले अगर हम करें तो बेहतर होगा। यह प्रणाली एआई, सेंसर्स और डेटा एनालिटिक्स पर आधारित है, जो पानी और उर्वरकों का उपयोग वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित करती है। परिणाम स्वरूप पानी की खपत में 20 से 30% तक की कमी और फसल उत्पादन में 20% तक की वृद्धि संभव है। 2025 में राज्य में चावल उत्पादन 15 मिलियन टन रहा और जल उपलब्धता में 30% की कमी दर्ज की गई। ऐसे में यह तकनीक जल संकट से जूझते क्षेत्रों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो योजना की सबसे मजबूत कड़ी है उदार सब्सिडी व्यवस्था। छोटे सीमांत तथा SC/ST किसानों को प्रति हेक्टेयर 55% सब्सिडी मिलती है, यानी कि 2.4 लाख रुपए तक की सहायता।
इसका लक्ष्य है कि किसानों की वार्षिक आय में 15% की स्थिर वृद्धि हो और 2030 तक आय को लगभग दोगुना करना। लंबे समय में यह न केवल व्यक्तिगत किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी बल्कि राज्य की समग्र कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति भी प्रदान करेगी। पर्यावरणीय और जलवायु अनुकूलन के नजरिए से यह पहल एक मिसाल है। माइक्रो इरिगेशन के जरिए जल संरक्षण के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग मिट्टी की सेहत और जैव विविधता की रक्षा करेगा। यह जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के खिलाफ एक सक्रिय कदम है जो सस्टेनेबल कृषि की दिशा में ठोस योगदान दे रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कुल माइक्रो इरिगेशन कवरेज 10 मिलियन हेक्टेयर है। आंध्र प्रदेश की यह पहल इसे दोगुना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। हालांकि चुनौतियां भी इसमें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट की पहुंच, तकनीकी प्रशिक्षण की कमी तथा प्रारंभिक निवेश का बोझ। इनका समाधान पीएम कुसुम जैसी योजनाओं से समन्वय और लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए किया जा सकता है। कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश की यह पहल न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक संभावित नीतिगत मॉडल बन सकती है। यह दर्शाती है कि तकनीक, सब्सिडी और सस्टेनेबिलिटी का सही संयोजन भारतीय कृषि को कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता है। आपके विचार क्या हैं? क्या यह मॉडल देश में लागू होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य लिखकर बताएं। अगली खबर उत्तराखंड से, जहां सरकार रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट यानी रीप के तहत सी बकथॉर्न की संगठित खेती को बढ़ावा दे रही है। यह एक पोषक तत्वों से भरपूर सुपर फूड है। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। सी बकथॉर्न एक मजबूत झाड़ी है जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगती है। यह विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और आवश्यक तेलों से भरपूर होती है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। जी हाँ, गेम चेंजर साबित हो सकती है। उत्तराखंड सरकार पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी जैसे जिलों पर फोकस कर रही है। रीप के तहत वैज्ञानिक खेती, प्रसंस्करण और मार्केटिंग के लिए क्लस्टर बनाए जा रहे हैं जो ग्रामीण समुदायों, स्वयं सहायता समूहों और किसानों को जोड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी IFAD के समर्थन से रीप का लक्ष्य 2029 तक ग्रामीण आय को दोगुना करना है। जी हाँ, ग्रामीण आय को दोगुना करने का लक्ष्य 2029 तक है। सोचिए, क्लस्टर के जरिए उत्पादन 2025 के 500 टन से बढ़कर 2000 टन तक पहुंच सकता है, 4 गुना, जिससे किसानों की कमाई 30% तक बढ़ सकती है। बाजार मूल्य 500 से 1000 रुपये प्रति किलोग्राम होने से $100 मिलियन से अधिक के वैश्विक बाजार में बड़ा निर्यात अवसर खुलेगा। पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम सी बकथॉर्न को देखें तो वह एक हीरो है। यह मिट्टी के कटाव को रोकता है और हिमालयी जैव विविधता को समर्थन भी देता है। भविष्य में 2030 तक उत्तराखंड भारत के 15,000 हेक्टेयर सी बकथॉर्न क्षेत्र में 5,000 हेक्टेयर का योगदान दे सकता है। लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे भारी बर्फबारी का और जलवायु प्रभाव और मजबूत बाजार लिंक की आवश्यकता होना। विशेषज्ञों का सुझाव है कि नीति आयोग जैसे संस्थानों से अध्ययन कर इन बाधाओं को दूर किया जाए। यह सिर्फ खेती नहीं है, यह समुदायों को सशक्त बनाने और लचीलापन बनाने की बात है। अगली खबर बांग्लादेश से, जहां देश ने खाद्यान्न भंडारण में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। यह विकास न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा बल्कि क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। बांग्लादेश के सरकारी गोदामों में फिलहाल इस वक्त 2.027 मिलियन टन खाद्यान्न का स्टॉक है, जो पिछले 5 वर्षों का उच्चतम स्तर है। इसमें मुख्य रूप से 1.696 मिलियन टन चावल और 0.233 मिलियन टन गेहूं और 0.097 मिलियन टन धान शामिल है। खाद्य सलाहकार अली इमाम मजूमदार ने कहा कि अमन और बोरो फसल मौसमों में मजबूत खरीद के कारण यह संभव हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस स्टॉक से चावल की कीमतों में वृद्धि की संभावना कम है और वे $500 प्रति टन से नीचे रहेंगी। पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदाओं और सरकारी बदलावों से कीमतें बढ़ी थी, लेकिन अब यह रिकॉर्ड स्टॉक एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। बांग्लादेश की भंडारण क्षमता 2.4 मिलियन टन तक बढ़ सकती है, जो भविष्य में और मजबूती देगी।
आयात की अगर हम बात करें तो 2024-25 में 1.437 मिलियन टन का आयात हुआ, जिसमें से 50% भारत से आया, जिसकी दर $355 प्रति टन है। राजनीतिक तनाव के बावजूद यह आयात सामान्य रूप से जारी है। हालांकि वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक में 4.3% की वृद्धि से सतर्कता बरतनी होगी। बांग्लादेश अब पाकिस्तान जैसे वैकल्पिक स्रोतों की ओर रुख कर रहा है, जहां दर $395 प्रति टन है। यह विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। 2025 में देश की 10% आबादी खाद्य असुरक्षा से जूझ रही थी, लेकिन यह स्टॉक राहत प्रदान करेगा। भारत के 40 मिलियन टन स्टॉक की तुलना में यह छोटा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आधार पर बांग्लादेश अधिक सुरक्षित स्थिति में है। हालांकि चुनौतियां भी उसके सामने हैं। 2025 में बाढ़ से 20% फसल का नुकसान हुआ और 2026 में भारी बारिश की आशंका से उत्पादन प्रभावित हो सकता है। जियोपॉलिटिकल जोखिमों से आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है, लेकिन भारत बांग्लादेश व्यापार समझौते से यह मजबूत हो सकता है। कुल मिलाकर यह रिकॉर्ड स्टॉक बांग्लादेश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा और 2030 तक इसे 3 मिलियन टन तक ले जाने का लक्ष्य है। क्षेत्रीय सहयोग से यह विकास सभी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए बात करते हैं अमेरिका के उस नए टैरिफ खतरे की, जो भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025 को मंजूरी दे दी है। यह बिल रूसी तेल खरीदने वाले देशों जैसे भारत और चीन पर 500% तक टैरिफ लगा सकता है। ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की रूसी तेल पर निर्भरता से व्यापार में अनिश्चितता बनी हुई है। 2025 में भारत का 40% तेल आयात रूस से था, लेकिन अब यह कम हो रहा है। फिर भी अगर टैरिफ लागू हुआ तो भारत की तेल आयात लागत $200 बिलियन से 20 से 30% बढ़ सकती है। इससे इन्फ्लेशन 2% तक उछाल मार सकता है। अच्छी बात यह है कि वेनेजुएला से महज 1% आयात होने से वहां का प्रभाव न्यूनतम रहेगा। जियोपॉलिटिकल नजरिए से अगर हम देखें तो यह ट्रंप के ट्रेड वॉर का हिस्सा है। भारत रूस से $65 बिलियन का व्यापार बना सकता है, लेकिन वैकल्पिक स्रोत जैसे सऊदी अरब या यूएई महंगे पड़ेंगे। WTO में चुनौती देने का विकल्प है और डिप्लोमेसी से इसे टाला जा सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी से विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है। भविष्य में 2030 तक तेल स्टॉक 3 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, लेकिन बाढ़ जैसे जोखिम से 2025 में 20% नुकसान की चुनौती बनी रहेगी। भारत बांग्लादेश FTA से व्यापार मजबूत हो सकता है, जो इस संकट में राहत देगा। कुल मिलाकर यह भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और डिप्लोमेसी की परीक्षा है। हम आगे की अपडेट्स पर नजर रखेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP ग्रोथ 7.4% तक रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष की 6.5% ग्रोथ से एक मजबूत रिबाउंड है और नाम मात्र GDP 357 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच सकती है। लेकिन इस सकारात्मक तस्वीर के बावजूद व्यापार अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ खतरे से। सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस ग्रोथ के मुख्य ड्राइवर हैं। दोनों में 9% बढ़ोतरी का अनुमान है। निवेश में वृद्धि से घरेलू डिमांड मजबूत हो रही है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह ग्रोथ वैश्विक औसत 3.2% से कहीं बेहतर है और चीन की 4.5% ग्रोथ को भी पीछे छोड़ सकती है। लेकिन निर्यात, जो GDP का 15% है, पर टैरिफ का असर पड़ सकता है। $500 बिलियन निर्यात लक्ष्य अब चुनौतीपूर्ण लग रहा है। जियोपॉलिटिकल मोर्चे पर रूसी तेल पर निर्भरता से अमेरिका के साथ तनाव बढ़ सकता है, लेकिन डिप्लोमेसी से इसे टाला जा सकता है। मुद्रास्फीति और तेल कीमतें बड़े जोखिम हैं, जो इन्फ्लेशन को 2% तक बढ़ा सकती हैं। भविष्य की यदि हम बात करें तो 2030 तक भारत $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है, लेकिन इसके लिए नीतिगत सुधार और जोखिम प्रबंधन जरूरी है। दर्शकों, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत राह पर है, लेकिन सतर्क रहना होगा। तो दोस्तों, ये थे आज की बड़ी खबरों का विश्लेषण। अब हम सोमवार को आपसे इस विश्लेषण में मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हमारे कोई वीडियोस अपलोड होते हैं तो आपको वो नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत मिल जाए, आप उसे मिस ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।